गायत्री माता की जय हो। राम राम। आज की साधारण सभा में इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे अखिल भारतीय श्री आदिगुण आश्रम पुष्कर के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी गौर रामपुरिया, आपके साथ विराजमान अखिल भारतीय श्री आदिगुण आश्रम पुष्कर के मंत्री भाई राजूराम जी, उपाध्यक्ष नंद कुमार जी, रामनिवास जी और समस्त कार्यकारिणी सदस्यों के साथ मेड़ता पट्टी के लगभग समस्त खेड़ों से पधारे हुए आप सभी समाज बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आज की साधारण सभा से पहले कार्यकारिणी की 5/10/2024 को बैठक हुई थी और उसमें आलड़ेवास न्यात के अंदर अपन को एक प्रार्थना पत्र मिला था साधारण सभा आयोजन के क्रम में। उसके ऊपर कार्यकारिणी ने निर्णय लिया और आज ये बैठक हम सबके बीच आप सबकी उपस्थिति में प्रारंभ हो रही है। आज की इस बैठक में मुख्य रूप से जिन प्रस्तावों के ऊपर हम सभी चर्चा करेंगे, चर्चा के उपरांत उन प्रस्तावों को अपन पारित भी करेंगे और लागू भी करेंगे। पहला प्रस्ताव हम सबने रखा है कि जो वार्षिक चंदा बकाया है उसे प्राप्त करने हेतु योजना बनानी है और यदि कोई वार्षिक चंदे के लिए मना करते हैं तो उसके ऊपर क्या निर्णय किया जाए, इस बारे में समाज चर्चा करेगा। उसी प्रकार आज के एजेंडे में दूसरा प्रस्ताव अपने बीच में कि समाज में वर्षों से चली आ रही लेण प्रथा, उसे भी एक निभा लिया बहुत वर्षों तक, उसे भी बंद करने हेतु सदन चर्चा करे और उसके भविष्य के बारे में, उसके बारे में विचार। तीसरा प्रस्ताव, वार्षिक साधारण सभा जो कार्तिक पूर्णिमा में संविधान के अनुसार अपनी तय है, परंतु कार्तिक मेले पर बहुत ज्यादा इस भवन में यात्रियों के रुकने के कारण से, पर्याप्त मात्रा में स्थान उपलब्ध नहीं होने से और अन्य बहुत सारे विघ्न आते हैं, उस कारण से संविधान में संशोधन कर उस वार्षिक साधारण सभा को कार्तिक पूर्णिमा की जगह 1 सप्ताह 2 सप्ताह या इसके ऊपर सुविधा अनुसार एक निर्णय लेकर के प्रस्ताव पारित करना और उसके बाद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया करना, ये प्रस्ताव। चौथा प्रस्ताव, समाज भवन हेतु पुष्कर में या उसके आसपास एक आपसे निवेदन है, जमीन लेने तो एक कमेटी का निर्माण कर एक समय सीमा में कार्यवाही करने पर प्रस्ताव हम सबके बीच में, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और उसे पारित करेंगे। भवन में सबसे ऊपर कोऑपरेटिव साइड में जो छत की दीवारें बनी हुई है उन पर टिन शेड लगाकर एक हॉल का निर्माण, जिसमें अपने कई ऐसी सामग्रियां हैं जो सुरक्षित रह सके, उसे रखने हेतु अभी जो कमरों में रखी हुई है उसकी जगह एक बहुत बड़ा हॉल बन जाए, उसका भी प्रस्ताव इस साधारण सभा में है।
छठा प्रस्ताव अपने बीच में समाज की गंगा प्रसादी पर, जैसे कि हमारी परंपरा है कि केवल अध्यक्ष महोदय श्रद्धांजलि देते हैं और इसके अलावा अन्य किसी प्रकार के उद्बोधनों पर प्रतिबंध लगाना। लेकिन विगत समय में कुछ एक समाज बंधुओं द्वारा अलग से श्रद्धांजलि खड़े होकर दी जा रही है, उन्हें समय समय पर इस बारे में बताया भी जाता है, लेकिन लगातार विरोध किए जाने के उपरांत भी ये अनवरत जारी है। तो इस पर यह प्रस्ताव समाज आज लेगा कि केवल अध्यक्षीय उद्बोधन के अलावा अन्य सभी प्रकार के बोलने पर प्रतिबंध रखने या विशेष किसी बिंदु पर बात करनी हो तो अध्यक्ष की अनुमति से बोलने का प्रावधान। इसके अलावा समाज की गंगा प्रसादी में किसी भी प्रकार के लिखित कार्रवाई से बचना और किसी प्रकार के हस्ताक्षर आदि जिसे समाज में विरोध पैदा हो ऐसे कार्य नहीं करने पर विचार कर निर्णय लेना। सातवां, गत वर्षों में कई समाज बंधुओं के पास अखिल भारतीय श्री आदिगौड़ आश्रम पुष्कर राज की रसीद बुकें और उनमें प्राप्त राशि जमा कराने तो बार बार आग्रह किया गया था। इसके उपरांत आज तक रसीद बुकें जमा नहीं हो पाई है। इस हेतु पाबंद कर रसीद बुक और उसमें जमा राशि आश्रम के पास जमा करवाने का प्रस्ताव। आठवां, गत कार्यकारिणी बैठक में सामूहिक युवा सम्मेलन आयोजित किए जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसका उपस्थित सदस्यों ने उस प्रस्ताव को पारित किया और इसके ऊपर सामूहिक युवा सम्मेलन की तिथि तय करना और इस आयोजन हेतु किए जाने वाले कार्यों पर सुझाव प्राप्त करना और इस सामूहिक विवाह सम्मेलन को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु चर्चा कर इस पर निर्णय लेना। नम्मा, अखिल भारतीय श्री आदिगौड़ आश्रम पुष्कर राज एक कानूनन वैध रजिस्टर्ड संस्था है। इसका एक सोशल मीडिया में ग्रुप चलता है। इस हेतु प्रस्ताव लिया जाता है कि इसके नाम से अन्य ग्रुप संचालित किया जाना या उनको संचालित करना अपराध की श्रेणी में आता है। तो समाज इस संस्था के नाम से संचालित अन्य ग्रुप तत्काल बंद किए जाने का एवं समाज विरोधी या व्यक्ति विशेष विरोधी किसी भी प्रकार के संदेश प्रसारित करने पर तुरंत पाबंदी लगाना तथा इस प्रकार के कृत्य के लिए समाज को उचित प्रावधान किए जाने का ये प्रस्ताव हम सबके सामने है। हम सभी इसके ऊपर चर्चा करके इसे पारित करेंगे। और 10वां, बिना अध्यक्ष की अनुमति लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा दिए गए वक्तव्य पर न कोई विचार किया जाएगा और न ही इस कार्यवाही में उसे शामिल किया जाएगा। यह प्रस्ताव जो आज की साधारण सभा में आपके सामने रखे हैं, मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि आप अपना अध्यक्षीय उद्बोधन और वार्षिक प्रतिवेदन हम सभी समाज बंधुओं के सामने रखें। आदरणीय अध्यक्ष साहब ओम प्रकाश जी बोल साहब। आज की इस समाज की साधारण सभा में उपस्थित मेरे
कार्यकारिणी बंधु, उपाध्यक्ष, मंत्री, उपमंत्री, सहायक मंत्री और सभी मंत्रिमंडल और सहयोगी सदस्य, मेरे समाज के सभी वरिष्ठ, कनिष्ठ और सहयोगी, उन सभी को मैं अपना प्रणाम करता हूँ। पिछले कुछ समय से आम सभा की बात लगातार की जाती है और स्पेशली सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से की जाती है। आम सभा तो होनी थी, कुछ कारण ऐसे थे करवा नहीं पाए क्योंकि 24 दिसंबर के बाद कुछ कारणवश मैं स्वयं व्यस्त था और कुछ सर्दियाँ आ गई, फिर गर्मियाँ आ गई, फिर इधर उधर से बात आगे बढ़ती गई और लंबा समय हो गया। तो कार्तिक पूर्णिमा उससे पहले ही चली गई थी तो हो नहीं पाया। लिहाजा कोई फर्क नहीं पड़ता है, आजकल सोशल मीडिया हर बात हम मोबाइल पर कर लेते हैं, कोई फैसले ऐसे हुए नहीं जिसके लिए हमें इतना परेशान होना पड़े। आज इस सभा में मैं आप सभी का अखिल भारतीय श्री आदिकोट आश्रम कार्यकारिणी और मैं स्वयं आप सभी का इस पवित्र तीर्थ नगरी ब्रह्म नगरी पुष्कराज में मैं एक बार का स्वागत करता हूँ। तीर्थ गुरु ब्रह्म नगरी पुष्कराज में पिछली बार मिले थे 24 दिसंबर 2023 और उससे पहले भी मुझे लोगों ने कहा तो भाई आप उससे पहले का भी गौर करें। तब से लेकर आज तक इस आश्रम से संबंधित जो भी बात है मैं आपके समक्ष रखता हूँ, आप ध्यान से सुने और अपनी प्रतिक्रिया मेरे उद्बोधन के बाद आप देंगे तो ज्यादा उचित है। अखिल भारतीय श्री आदिकोट आश्रम पुस्तक का इतिहास बहुत से लोगों को मालूम है और काफी लोगों को पता भी नहीं है कि आश्रम है क्या, ये हमारा ट्रस्ट है क्या। महज हमने इसको एक ये मान रखा है कि हमारे समाज की संपत्ति है। इसके अलावा इसकी नींव, इसके कर्ता कौन थे, कैसे ये अस्तित्व में आया और कैसे इसकी प्रगति हुई, मैं उसके बारे में दूसरा बताऊँ। दिनांक 25 मई 1937 को आदिकोट समाज मारवाड़ के 21 गौर बंधुओं ने स्वर्गीय मोतीलाल पारासर सरवाड़िया निवासी पुष्कर से मात्र 700 रुपए में बतौर पंचायती नौरा श्री आद्य गौर ब्राह्मण सभा राजस्थान प्रांत मारवाड़ एवं संस्कृत पाठशाला के नाम से खरीद कर बेचनामा प्राप्त किया 1937। तत्पश्चात दिनांक 25/11/1937 को स्वर्गीय श्री शिव नारायण जी खुबाराम जी इंदौरी अरेन, स्वर्गीय श्री किशनलाल जी मीमानिया ब्यावर, स्वर्गीय श्री मांगीलाल जी छत्तीसगढ़ ब्यावर, स्वर्गीय श्री शिव प्रसाद जी पांड्या इग्यासनी, स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण जी बबेरवाल गच्छीपुरा एवं स्वर्गीय श्री रामचंद्र जी इंदौरी अम्बेडकर सिटी द्वारा हस्ताक्षर करके इसकी रजिस्ट्री कर दी गई। उसके बाद इसे आदिकोट आश्रम पुस्तक को सुपुर्द कर दिया गया। समय के साथ इसके विकास की गति बढ़ी और समाज के दानदाताओं से, उनसे प्राप्त चंदे से इस समाज में, इस आश्रम में विकास का कार्य शुरू हुआ। तब से लेकर आज तक ये अपनी प्रगति की ओर सने सने बढ़ रहा है। आज ये आश्रम लगभग 6000 वर्ग फुट में बना हुआ है और ये 2 मंजिला है और यहाँ पर हमारे पास जो एक आश्रम में समस्त सुविधाएं होनी चाहिए वो मेरे ख्याल से सभी पूरी है। कोई भी कमी आज हमारे आश्रम में कोई नहीं निकाल सकता। फिर भी ऐसा लगता है कि समाज इस आश्रम में कुछ जरूरत है तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। दिनांक 23/6/90 को श्री आदिकोट आश्रम पुष्कर अजमेर के नाम से राजस्थान सरकार के देवस्थान आयुक्त जयपुर खंड जयपुर द्वारा सार्वजनिक प्रन्यास राजस्थान अधिनियम 1959 धारा 42 के अधीन इसे पब्लिक ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर कर दिया गया। मीन्स ये समाज का ये आश्रम है, लेकिन समाज ने 1990 को इसका रजिस्ट्रेशन देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार को सौंपकर हमारा मालिकाना हक तो ट्रांसफर नहीं किया,
लेकिन संचालन उनको ट्रांसफर कर दिया, जिसमें हमारे लोग संचालित करेंगे। यहाँ भी जो भी नियम कानून कायदा लागू होगा इस ट्रस्ट में, वो देवस्थान विभाग राजस्थान के अधीन काम करेगा। हमें उनकी हर सूचना उनको देनी पड़ेगी, उनका यहाँ से इंस्पेक्शन होगा। इस तरह से ये कहा जाए तो ये सेमी गवर्नमेंट बॉडी। उसके बाद जो भी अब हम यहाँ से कार्यकारिणी चुनते हैं, उस कार्यकारिणी का एक उसमें एक परफॉर्मा होता है, उसको भर के हम भेजते हैं देवस्थान विभाग को। देवस्थान विभाग उसका 1 महीने का नोटिस देता है, उसमें कोई आपत्ति हो तो दर्ज करा सकता है, और उसके बाद अगर कोई आपत्ति नहीं हो तो उसे अस्थायी ट्रस्टी के रूप में इस ट्रस्ट को दे देते हैं कि इस ट्रस्ट की देखभाल, इसकी संपत्ति की देखभाल जो कि वर्तमान में 27 है, उनको सुपुर्द कर दिया जाता है ताकि वो इसकी देखभाल करे और व्यवस्था करे। हाँ, 1990 अप्रैल में जब इसका संविधान लोगों ने बनाया था, तो एक व्यवस्था दी थी कि इस आश्रम के जो अध्यक्ष होंगे वो हमारे समाज में भी बतौर अध्यक्ष काम करेंगे। जो अध्यक्ष का आप चुनाव करते हैं वो बतौर आश्रम का अध्यक्ष होता है। समाज को जिम्मेदारी अतिरिक्त उसको दी गई है कि भाई इसकी अध्यक्षता समाज में ये अध्यक्ष भी करेगा। दिनांक 23/6/90 तक इसमें 20 कमरे थे और एक हॉल बना हुआ था, जिसकी तत्कालीन अनुमानित लागत रिकॉर्ड के अनुसार 50,000 रुपये की गई थी। आज दिनांक 24/11/24 को इस आश्रम में 25 कमरे और 4 बड़े हॉल, एक प्रवेश हॉल, 2 ओपन हॉल, एक रसोई और एक गायत्री माता का मंदिर निर्मित है, जिसकी अनुमानित लागत मार्केट वैल्यू लगभग 5 करोड़ रुपए है। तब दिनांक 30/9/21 को इसमें इसके संविधान में कुछ संशोधन कराए गए, जो जिसको पारित दिनांक 26/3/2021 को राष्ट्रीय साधारण सभा में पारित हुआ। राष्ट्रीय रोहिसी की साधारण सभा में पारित हुआ था। वो हमने एक रजिस्टर्ड स्टाम्प 500 रुपए के स्टाम्प पर लिखकर देवस्थान विभाग को सपोर्ट किया। देवस्थान विभाग ने उसे अप्रूव किया। तब से हमारे संविधान में कुछ बदलाव हुए। जो उपाध्यक्ष का पद 1 था उसको 3 कर दिए गए। कोषाध्यक्ष के साथ हमने एक सहायक कोषाध्यक्ष किया, एक संगठन मंत्री का पद बढ़ाया और 3 सहायक मंत्री जो पहले शायद 1 था वो कर दिए गए। इस तरह से कुल 7 पद कार्यकारिणी में बढ़ाए गए और जिसकी परमिशन देवस्थान विभाग आयुक्त ने हमें दी और वो हमने तत्काल संविधान के हिसाब से लागू कर दिया। हाँ, उसी रोहिसी साधारण सभा में यह तय हुआ था, ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि आश्रम के संचालन हेतु प्रति परिवार जो सदस्य है उसके परिवार पर चंदा राशि 100 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए सालाना कर दी गई। संस्था का नाम जो श्री आदि गौड़ आश्रम था उसको बदलकर अखिल भारतीय श्री आदि गौड़ आश्रम पुष्कर कर दिया गया। विदित हुए इसका पूर्व में भी नाम शुरू में इसका नाम आदि गौड़ श्री आदि गौड़ आश्रम सेवा सदन पुष्कर था। इस नाम से रजिस्टर्ड था, बाद में इसमें चेंज किया। वर्तमान में इस सभा में कुल 28 ट्रस्टी हैं जो इसकी देखभाल करने के लिए जिम्मेदार है। 3 साल इनकी अवधि होती है ट्रस्टी की, उसके बाद चुनाव कराने। कोई ऐसी स्थिति नहीं आ जाए कि भाई असंभव हो। देवस्थान विभाग उनको 3 साल के लिए ट्रस्टी नियुक्त करता है। अब इन पिछले कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुए मैं आपको एक एक बता देता हूँ। पुराने आश्रम का जीर्णोद्धार करके सभी कमरों में चूने और आदि की दीवारों पर खोद कर सीमेंट की पुट्टी करवाई गई ताकि गिर रहा था, ये उसको पूरा ठीक कराया। पुराने कमरे चून रहे थे, उनकी छत पर टुकड़ी लगवाकर उसकी मरम्मत करवाई गई ताकि वो चून नहीं सके। इतना कोई नहीं चूरा। माँ गायत्री के मंदिर को, पुराने मंदिर को तत्कालीन स्थान से स्थानांतरित करके एक नया भव्य मंदिर संगमरमर के पत्थर का बनाया गया। तत्कालीन फर्श को 2.5 फुट नीचे खोदकर फर्श के आंगन को समतल कर दिया गया। रसोई के ऊपर एक नया हॉल का निर्माण कराया गया, रसोई का निर्माण कराया गया।
पुराने सभी टॉयलेट और स्नानघर को जीर्णोद्धार किया गया और इन पे नए दरवाजे और सीट्स लगाए गए। परिसर में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था जो कोई उसको हटाने की बात नहीं कर पा रहा था। इसका पहला सुझाव मैं जब अध्यक्ष बन के आया, मैं आज भी उनको नमन करता हूँ, स्वर्गीय चित्रमल जी, वो एक बार मुझे यहाँ मिले चुनाव के बाद, उन्होंने मुझसे कहा मुझे इसको हटवा दो। मैंने कहा आप लोगों ने क्यों नहीं हटवाया इसको? साहब ये कोई आसपास वाले हटाने नहीं दे रहे हैं, कुछ दाग ऐसे है। मैंने कहा ठीक है मैं हटवा दूंगा। हमने ठेकेदार का इसको तुम हटा दो। साहब इसकी जड़ें बहुत दूर तक गई हुई है, कोई बात, गायत्री बैठी अपने आप सुरक्षा करे, वो भी हटा दिया गया। अदरवाइज बड़ा भद्दा लग रहा था और आश्रम में भव्यता नहीं आ। उसके बाद हमने इस मंदिर के ऊपर भी एक कमरा किसी दानदाता के सहयोग से बनाया गया। आश्रम में 16 नए टॉयलेट लगाए गए। किसी कमरे में कोई टॉयलेट नहीं थी, केवल यहाँ थी हॉल में। अब हमारे पास करीब 15-16 कमरे और हॉल विद टॉयलेट अटैच। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे पास ज़्यादातर वो लोग आते हैं जो टॉयलेट पसंद करते हैं, हमारे पास रूम में टॉयलेट होनी चाहिए। इस तरह अब कुल इस आश्रम में 22 टॉयलेट बाथरूम है। ऊपर चढ़ने के लिए 2 सीढ़ियों का निर्माण कराया गया है, एक उधर है एक इधर। पहले वो पतली सी गली थी जिसमें उतरने में थोड़ी सी दिक्कत थी, ये भी चेंज करा के नई बना दी। पूरे आश्रम परिसर के आंगन में ग्रेनाइट लगा दिया गया ताकि और सुंदरता आए उसमें और ये स्थायी रूप से थोड़ा मजबूत रहे। सभी कमरों में नई टाइल्स लगाई गई ताकि रूम में रुकने वाले को संतोष और शांति मिल सके कि नहीं ठीक है मिल रहा है। ऊपरी छत को मजबूत सहारा देने के लिए आश्रम के पिलर को आरसीसी में डबल पिलर बना के इसको इस हॉल को हमने बनवाया था। सभी दरवाजों कमरों में कलर पुट्टी करवाई गई। व्यवस्थापक के लिए एक टेबल जो 10-12 हजार रुपए का है वो भी हमने इसे भोजन व्यवस्था सुचारू हो ब्राह्मणों के लिए, उसके लिए 100 बाजू खरीदे गए। आश्रम में सभी जगह कोई जगह खाली नहीं छोड़ी, सब जगह पंखे लगा दिए गए। आश्रम में एक नया फोन लैंडलाइन हमने तत्काल लिया जिसका नंबर 01452773508 है और ये पिछले 3 साल से काम कर रहा है। एक नया प्रिंटर करीब 20-25 हजार रुपया लगा ताकि उसमें फोटो भी आ सके, क्योंकि लोग आजकल बिना आधार कार्ड के हम परमिट नहीं करते हैं तो उसमें फोटो लेना ठीक रहता है। कोई रात बिरात आए बाहर फोटो लेने कहाँ जाएगा, तो हमने वो प्रिंटर और फोटोकॉपी मशीन भी आश्रम में लगाई। आश्रम में करीब 150 नए गद्दे बनवाकर सुपुर्द करवाए गए। आश्रम में 51 नए पलंग बनवाए गए जो आप देख रहे होंगे ठहरे होंगे, वो भी इसी दौर में। हर कमरे में एक दर्पण लगा दिया गया ताकि यहाँ आके नहीं मांगे भाई ये कांच है क्या पुराना है, कि बेसिक सुविधा है वो हमने उपलब्ध करें। पानी है तो हमने एक ट्यूबवेल यहाँ खुदवाया था। काफ़ी कोशिश करने के बाद एक पार्टी ने कहा था कि मैं आपको सहयोग करूँगा, आप एक ट्यूबवेल खुदवाओ। रात भर खुदवाया, 30 फुट गया और उसके बाद पत्थर आ गया खुदा ने। फिर रात को धन्यवाद हमारे व्यवस्थापक को, उन्होंने रात भर बैठ के खुदाई के बारे में पूरा भवन हिल रहा। फिर वो आगे नहीं बढ़ा क्योंकि वो मशीन आगे जा ही नहीं रही थी। इस तरह से हमारा इस आश्रम में जो एकमात्र कमी है कि पानी का एक ट्यूबवेल होना चाहिए, वो संभव नहीं होता। पहले बिजली का एक ही मात्र फेज था यहाँ पे, क्योंकि हमारा बिजली का लोड काफी ज्यादा इस आश्रम में पड़ने लगा। हमने उसको एक फेज से बढ़ाकर 3 फेज करवा दिया। पानी का एक ही कनेक्शन था, उसे हमने 2 कनेक्शन कराए क्योंकि वो शायद बहुत छोटा है, ज्यादा पानी भी 2-3 दिन 4 दिन में एक बार आता है, व्यवस्था हो नहीं पाती। आश्रम में 8 नए एसी लगाए गए और 3 पहले से। इस तरह से टोटल हमारे पास 11 एसी आश्रम में लगे हुए हैं और भगवान ने चाहा तो इस बार 1-2 रूम और एसी के कर देता, क्योंकि गर्मियों में आजकल जनरेशन जो आती है वो एसी मांगती है, टॉयलेट अटैच मांगती है। समय के साथ हम नहीं चलेंगे तो हम और हमारा आश्रम पीछे रह जाएगा, तो वो भी जरूरी है, हम उसकी व्यवस्था करेंगे। आश्रम में अभी सर्दियों का माहौल है।
आने वाला गीजर के बारे में भी पूछता है कि साहब गर्म पानी की क्या व्यवस्था है, सर्दी बहुत है। तो हमने करीब 15 कमरों में गीजर लगा दिए कि आप आइए गर्म पानी से नहाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं। आश्रम में 100 नई प्लास्टिक चेयर, 16 नई स्टील की कुर्सियां, 16 स्टील की नई बेंच ये भी खरीद कर लगा दी। सभी कमरों में 50 नए चादर, 50 कंबल, 35 नए पर्दे, 50 तकिए, दरिया जालम आदि दानदाताओं से प्राप्त किए गए, जो आश्रम में सुपुर्द कर दिए गए। आश्रम की सीढ़ियां और माँ गायत्री के मंदिर के चारों ओर स्टील की रेलिंग बना दी गई ताकि कोई आदमी हरेक उसके अंदर घुसकर उसको अपवित्र न कर सके। आश्रम में हमारे एक बहुत बड़े दानदाता द्वारा किए गए सहयोग से स्टील का मेन गेट बनवाया गया। इसके साथ ही एक और हमारे बड़े दानवीर ने बहुत अच्छा सहयोग किया, जिसके लिए हमने मेहराब का निर्माण कराकर पूरी मेन गेट पर लगा दिया। इससे हमारी आश्रम की सुंदरता में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। आश्रम में एक दानदाता ने 120 थाल, इतनी कटोरी और इतनी चम्मच सहयोग किया, हम उनका धन्यवाद करते हैं। आश्रम को हमें कई लोगों से, बाहर के लोगों से ये शिकायत मिली थी कि भाई आपका आश्रम एक कोने में है, साइड में पड़ जाता है, हम आते हैं हम देख नहीं पाते हैं कहाँ है। तो हमने चारों तरफ भी साइन बोर्ड लगा दिए जो रात को चमक सकते हैं और आप दूर से कहीं से भी देख सकते हैं गोरा हमारा आदि बड़ा। इस तरह से इसकी पहुँच हर आदमी के पास पहुँच। एक और हमारे दानदाता ने करीब 2.25 लाख रुपए लगाकर एक हमारे यहाँ आरओ प्लांट लगाया गया, क्योंकि आरओ का पानी शुद्ध होता है, वो भी यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। आश्रम को 3 नई अलमारियाँ हमारी सहयोगी दानदाताओं से प्राप्त हुई, जिसमें से एक स्टील की है बहुत बड़ी, केवल स्टील की, वो भी हमें दान स्वरूप मिली। आश्रम में 3 नए वाटर कूलर भी हमें मिले। हमारी ज़रूरत अब इतनी ज़्यादा नहीं है, आप भविष्य में वाटर कूलर ले नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 5-6 वाटर कूलर हो चुके हैं। क्योंकि आरओ प्लांट लगने के बाद इतना कंजप्शन पानी का होता नहीं, लेकिन आज की तारीख में हमारे पास 5 बिल्कुल काम में आने वाले वाटर कूलर पड़े। आश्रम में 30 नई टी टेबल हर कमरे के लिए हमने उपलब्ध कराई। हर कमरे में चाय उपलब्ध कराने के लिए 30 टी जग जिसमें चाय डालते हैं, वो भी हमें दानदाता से मिली। पैसा मिला, हमने परचेज की, और 50 ट्रे, ताकि कोई वीआईपी गेस्ट आए तो उसमें आप ले जाकर उनको सुपुर्द कर सकते हैं। पूरी की पूरी बिजली का जो यहाँ पे व्यवस्था थी हमारे आश्रम की, वो पूरा का पूरा हमने उखड़वा के वापस रीफिटिंग कराई, क्योंकि वो लोड इतना झेल नहीं पा रही थी। काफ़ी जर्जर अवस्था में बिजली के तार वगैरह हो गए थे, कि पूरी हमने बिजली की व्यवस्था उसमें चेंज कर। उस समय करीब 60 ट्यूबलाइट नहीं हमने आश्रम में लगाई। आश्रम में पानी की मोटर भी खत्म हो गई, वो भी हमने नहीं लगवाई। आश्रम के हर कमरे के लिए एक एयर कूलर हमने हर कमरे के लिए लगाया, ताकि गर्मी में कोई ऐसे में नहीं रहना चाहे तो कम से कम कूलर की सुविधा उसे मिले, वो कूलर हमने लगा दिए। आश्रम के कुछ मुख्य जगहों पर हमने 7 नई घड़ियां भी खरीद के लगा दी, ताकि समय का भी कोई भी अपना ग्राहक देख सकता है, क्या आप पूछे करे तो वो भी देख सकता है। आश्रम के लिए एक नया टीवी कनेक्शन दिया गया। आप कोई भी यात्री आता है, ठहरता है, मनोरंजन कर सकता है, वो हमने नीचे हॉल के बीचों बीच लगा रखा है। सीसीटीवी कैमरा पूर्व में लगाए हुए थे, लेकिन वो बेकार हो गए थे, किसी काम के नहीं थे। लिया था हमने 8 सीसीटीवी कैमरे ऊपर से नीचे तक सब जगह लगा दिया, यहाँ भी लगा। आश्रम में कुछ अलमारियों की जरूरत थी ऐसी, हमने हर कमरे के बाद 2-2 अलमारियां लगा दी। इस तरह कुल 40 नई अलमारियों का निर्माण कराया, ताकि कोई बाहर सोने वाला आदमी अपना लॉक करके उसमें सामान रख के बाहर आ सकता है। इसी आश्रम का जो दान देते हैं, उन लोगों ने हमसे कहा कि जब हम दान आपको देते हैं तो क्या हमें इस पर इनकम टैक्स छूट मिलेगी। वो आई एम थैंकफुल कि हमारे सीए साहब ने और हमने कितनी परेशानियों के बाद आयकर विभाग से, जयपुर से, अजमेर से और मेरठ सिटी से संपर्क करके 80G का रजिस्ट्रेशन कराया। अमूमन गवर्नमेंट देती नहीं है, लेकिन वहाँ के कमिश्नर से कुछ जान पहचान करके कुछ दाया बाया ऊपर नीचे करके सरकारी दफ्तरों में काम ऐसे होता भी नहीं, चाहे आप अपना सगा भाई भी क्यों नहीं है, इसी तरह हमने 80G का रजिस्ट्रेशन उनसे करवाया।
ताकि कोई भी दानदाता इसमें पैसा दे, वो चाहे तो इनकम टैक्स में रिबेट अपनी क्लेम कर सकता है, तो उसको आयकर में छूट मिलेगी। इससे क्या है कि जो बड़े बड़े दानदाता जब कभी भी पैसा दे, वो अपनी इनकम को इनकम टैक्स में दिखाकर उतने की छूट ले सकता है। आश्रम का पैन कार्ड भी नहीं था। जब हमने बैंक से अपना नाम वगैरह चेंज करने की बात की, तो उन्होंने कहा आपके आश्रम का पैन कार्ड नहीं है, आप 50,000 से ज़्यादा इसमें विड्रॉ नहीं कर सकते, बहुत सारी बंदिशें होती है बैंक की। तो सबसे पहले हमने इस काम किया कि इस आश्रम के नाम का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पैन कार्ड बनाया, ताकि कोई भी लेन देन हो हमारा एक नंबर का, उसमें बैंक को तकलीफ नहीं, हमें तकलीफ नहीं, इनकम टैक्स को तकलीफ नहीं, व्यवस्था में बात नहीं। हमारा पैन कार्ड अब हमारे पास सुरक्षित है। हाँ, एक बात और, पिछले कई वर्षों से ये बात चल रही थी कि आश्रम की विवरणी का पारिवारिक होनी चाहिए। पिछली बार हमने गांव-गांव जाके आदमी भेज के, उसमें पैसा भी लगा था मेन सर, हमने उन सबसे डेटा लिया कि उनके आप नाम, पता, पुत्र, पिता क्या है वो सब दीजिए, और हमारे समाज बंधु को इसको कंप्लीट करने के लिए दिया। बहुत भारी और लंबा वो रास्ता था, हमें तय किया। वो किताबें आई, हमने काफ़ी किताबें बांट दी, और यहाँ भी कार्यकारिणी के सदस्यों को बोला कि भाई पारिवारिक विवरणियाँ जिनको चाहिए आप दे दें। उसके लिए हमारे विज्ञापन दाताओं से हमने विज्ञापन लिए, उन्होंने पैसा दिया, और उस पैसे से हमने बुक्स छपवाई। त्रुटि उसमें कुछ पाई गई, कुछ परिवारों के नाम या उसकी संबंधियों के नाम में कुछ आगे पीछे हुआ, जो एक मामूली त्रुटि होती है। आप 200-300 पेज की आप किताब छपवाते हैं, उसमें त्रुटि होना स्वाभाविक है। छोटी सी शादी की पत्रिका छपवाते हैं, उसमें भी बहुत सारी गलतियाँ रह जाती हैं। वो कोई ऐसा इशू नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं ली, ये उनकी इच्छा है। जिनको चाहिए वो नीचे पड़ी, आप ले जा सकते हैं। पिछले 2 वर्षों में इस आश्रम में इसको पवित्र करने के लिए हमने 2 विशाल गायत्री महायज्ञ रखे, जिसमें हमारी पट्टी से ही नहीं, बाहर से भी बहुत श्रद्धालु आए और उस गायत्री महायज्ञ में अपना भाग लेकर धन्य हुए। 2 विशाल सम्मेलन भी हमने, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है कि हमारे समाज में शिक्षा का फैलाव होना चाहिए, शिक्षा के लिए लोगों में उत्साह पैदा करना चाहिए। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने हमारे बच्चों को उत्साहित करने के लिए 2 विशाल समाज के सम्मेलन रखे, जिसमें हमने पढ़ने वाले बच्चे थे, अच्छे नंबर लाए थे, उनको हमने उनको बुला के सम्मानित किया, ताकि हमारे समाज में ये भावना फैल सके कि मैं भी एक समाज में जाके अपने समाज के सामने ये माला पहनूं। ये कार्य हमने लगातार किया होगा, और ये निरंतर जारी रहेगा जब तक कि हमारा समाज इस पढ़ाई बच्चों को पढ़ाई के लिए पूरी तरह प्रोत्साहित नहीं कर देता है। गर्मियों में इस बार हमने नई शुरुआत की कि भाई कोई दानदाता अगर आश्रम में या आश्रम के बाहर कहीं प्याऊ चलाना चाहे तो वो प्याऊ चलाए, ताकि हमारे समाज का कुछ लगे भाई ये समाज की प्याऊ है, यहाँ बहुत समाज में प्याऊ लगाई है। 3 महीने तक हमने प्याऊ लगाई, और उसका परिणाम ये हुआ कि पूरा कुछ जानने लग गया। एक को यहाँ बैठाया, एक को वहाँ बांट कर बैठाया, एक प्याऊ वहाँ लगा, एक यहाँ। 3 महीने चली, लोगों ने बहुत दुआएं दी, अच्छा लगा। आगे भविष्य में देखा जाएगा क्या होगा। हाँ, पिछले 3 वर्ष से हमने एक नई शुरुआत की कि जो कार्तिक महीने में हमारे श्रद्धालु यहाँ रुकते हैं, उनके लिए हम दानदाताओं के सहयोग से डायरेक्ट है भंडारा चलाते हैं। आपको बड़ी खुशी होगी, किसी भी भंडारे में आश्रम का एक पैसा नहीं था। ये पैसा दानदाता देते हैं इसी पर्पज के लिए, वो उसमें लगा दिया जाता है। लेकिन आपको ताजुब होगा, जो यहाँ आके गया वो दोबारा कहीं नहीं जाएगा, वो यही आता के साथ आपका समाज बहुत आगे चला गया। ये तो कहीं नहीं होता है। हम बहुत बढ़िया खाना खिलाते हैं तो मस्त होके जाते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा वहाँ से एडवांस बुकिंग करते हैं और यहाँ में सही है। हालत ये होती है कि पैसा अवेलेबल नहीं है। वो हमने इसलिए किया कि कोई तो जाए हमारे समाज को दुआ दे गया, मुझे को आम नंबर हो गया, रात में कहाँ खाना खाएगा, सुबह कहाँ खाएगा, आराम से रुका खाना खाएगा, उससे जो श्रद्धा होती है वो कैसे डाला। हमने वो गायत्री भंडारा का बॉक्स भी रखा हुआ है कि भाई उसमें डाल वगैरह देना। इस साल हमने चलाया था
जिसमें हमें पूरे महीने भर का खर्च हमारा 1,00,000 करीब 55-56 हज़ार रुपये आया एक महीने का। और जो दानदाताओं से और उस जो बॉक्स रखा था उसमें 1,92,000 रुपया हमको मिला। तो हमारा उसमें भी करीब 40,000 रुपया प्लस में ही है, आगे काम लेंगे। लेकिन कार्तिक भंडारा चलने से हमारा धर्म ही नहीं करता। अगर हम धर्म करेंगे, दूसरों का खाएं अच्छा नहीं, हम भी किसी को खिलाएं। और लोग देते हैं, श्रद्धा से देते हैं, उनकी श्रद्धा को हम नमन करते हैं कि वो हमारे आश्रम में इतना विश्वास करते हैं और लोग आते हैं, वो भी अति प्रसन्न होते जाते हैं। एक अभी सुझाव बॉक्स हमने लगाया है कि हमें नहीं पता कि इसमें और क्या चाहिए। कोई भी पैसेंजर टूरिस्ट आता है, वो उसमें से अपना सुझाव लिख के उसमें डाल सकता है। जब भी हमारी मीटिंग होगी, हम उस सुझाव बॉक्स को खोल के पता करेंगे भाई हमारे आने वाले तीर्थ यात्रियों की और क्या ज़रूरत है, इसमें सुधार की क्या ज़रूरत है, तो हम उसके आधार पर कोई फैसला आगे करेंगे। वो लगा दिया गया। अभी रसोई के लिए वो भगोने हमने लिए हैं, ताकि वो कम पड़ रहे थे, तो हमने वो परचेज कर ली। और एक और चीज़, बहुत ज़रूरी चीज़, समाज दुनिया बदल रही है, राष्ट्र बदल रहा है, समाज भी बदल रहा है। नहीं बदल रहा है तो आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली जनरेशन आपके नक्शे कदम पे नहीं चल सकती। अब सब डिजिटल मोड पे आ गए। डिजिटल मोड पे आ गए तो हमने भी ये सूचना और संचार का माध्यम जो व्हाट्सएप और ये बना हुआ, ये अब 1-2 साल का काम है, एक बंद हो जाए, ये अब काम नहीं आएंगे। तो हमने इस आश्रम की वेबसाइट बनवाई है, जिसमें कोई भी सूचना आश्रम देता है, आप देते हैं, पूरे संसार में कहीं भी बैठकर आप आश्रम का नाम खोल के सारी सूचनाएं पढ़ सकते हैं। आपको जो ये जितने भी मैं पढ़ रहा हूँ, जो समाचार आते हैं, जो आश्रम में गतिविधियाँ होती हैं, सब उसमें लोड कर दी जाएगी। आप अपने मोबाइल में वेबसाइट खोलिए, पढ़ लीजिए, सूचना देनी है उसमें डाल दीजिए। व्हाट्सएप का सिस्टम धीरे धीरे अब वैसे भी बोर हो गए लोग, ये लड़ाई झगड़े ज़्यादा कराता, प्रेम कम बढ़ाता, इसको हमने समाप्त कर देना है। ये हमने बना रखी है। हमारे डिजिटल मीडिया के इंचार्ज लोकेश जी इस काम को देख रहे हैं और जयपुर से ये चल रहा है कंटिन्यूस, ऑलमोस्ट तैयार हो गई मेरे को लगता है। हम 5-7 दिन बाद उसको लॉन्च कर देंगे, तो फिर आप उसको देखें, आपको जो डालना है डालें, और उसमें घूम के आप आश्रम की गतिविधियाँ देख सकते हैं। कोई मीटिंग हुई उसको देख सकते हैं, कोई भाषण होगा वो देख सकते हैं। आप एक बार नहीं 1000 बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी बात, अपना सुझाव आप उसमें दे सकते हैं, ताकि पूरा संसार उसको देख सके। अमेरिका में बैठा हुआ भी पंडित को देख सके ये आदिगौड़ आश्रम कहाँ है, क्लिक किया ये यहाँ है, तो कहीं भागने की जरूरत है। ये समय आ गया है। बच्चे, अब आपके छोटा सा बच्चा पैदा होते ही वो अंगुलियाँ मोबाइल पर ही डालता है, तो आप सोचिए कि 5 साल बाद क्या होगा। आपको इस सिस्टम में जिंदा रहना है तो इस सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। हम पीछे नहीं रह सकते। पीछे का टाइम, आप लोग कहते हैं जहाँ परंपराओं का पालन है, परंपराएं कहाँ हो रही है भाई? परंपराओं का क्षरण हुए तो बरस बीत गए। आप नए समय के साथ आप चलिए, तभी आपका समाज आगे बढ़ेगा। आज कुमार, खटीक, मेघवाल और दूसरी कौम जो है हमसे पता नहीं कहाँ चली गई, और हम आज भी वहीं खड़े हैं कि नहीं ये चीज़ हमारे परंपरा है। परंपराओं ही तोड़ी जाती है। परंपराएं अच्छी है, चलनी चाहिए। अगर परंपराएं समय के अनुकूल नहीं है तो उसे तोड़ने में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। हमारे इस समाज में, हमारे इस आश्रम में विशेष रूप से जो सहयोगी रहे, गॉड शिरोमणि श्री सोमलाल जी कांकर, जिसे हम लाला जी कहते हैं, उनका सहयोग हमारे लिए अविस्मरणीय है। वो शायद नहीं होते तो हमें इतना पैसा मिलता ना, इतनी उत्साह मिलती। मैं इस कमेटी के माध्यम से, इस सभा के माध्यम से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस बार भी उनका फ़ोन आया था कि अध्यक्ष साहब आपने कार्तिक भंडारा चालू कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मैंने कहा बिल्कुल कर रहे हैं। बोले घबराने की ज़रूरत नहीं है, जितना पैसा चाहिए आपके पास पहुँच जाएगा, लेकिन आश्रम में गायत्री भंडारा जरूर करना, उस माँ का प्रसाद सबको बांटना। हर वक्त हर जगह वो तैयार है। ऐसी श्रेष्ठ जन को मैं प्रणाम करता हूँ और इस सभा के माध्यम से उनका धन्यवाद करता हूँ। एक और हमारे गॉड शिरोमणि गिरधारी लाल जी गुलबर्गा में हैं, उनका भी हर कार्य में हमारा सहयोग रहा, चाहे निर्माण का कार्य हो, चाहे विज्ञापन हमें किताबों के लिए लेना हो, चाहे रसोई लेनी हो। उनका भी हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे इस आश्रम में कदम से कदम मिला के चले, और आज भी वो हमारी सेवा देने के लिए तैयार हैं। इतना उनको विश्वास है। मैं सभा की तरफ से उनका भी आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।
हमारे मैं इस जगह आके दो और आदमियों को धन्यवाद जरूर दूंगा जो विशिष्ट रहे। एक हैं श्री जुगराज पटवाड़ी। बिल्कुल जुगराज पटवाड़िया का सहयोग निसंदेह कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने अपने संबंधों को, अपने रिश्तों को, अपने दोस्तों को, यारों को, सबको इस आश्रम से जोड़ा ही नहीं, उनसे तन मन धन से कैसे सहयोग लिया जाता है इस आर्ट से उन्होंने सहयोग कराया। ये सभा उनका भी आभार व्यक्त करती है, उनका धन्यवाद व्यक्त करती है। एक उमाशंकर गोड़, वो व्यक्ति भी शुरू से लेकर आज तक आश्रम के हर काम में लोगों को जोड़ता रहा। पैसा लाना हो, कोई और आश्रम की बात पहुंचानी हो, वो निरंतर प्रयास रहते हैं पहले दिन से लेके आज तक। ये 1,92,000 रुपया जो भी आया हमारे पास अभी, ये उसी के प्रयास थे कि उन्होंने छोटे छोटे पैसे के लिए लोगों से संपर्क किया और लोगों ने दिया। तो ये सभा उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करती है। इसके साथ ही हमारी आश्रम की कार्यकारिणी और पदाधिकारी और आप सभी सदस्यगण, आपका सहयोग नहीं रहा होता तो ये कल्पना भी नहीं हो सकती थी कि इस आश्रम का पुनरुद्धार हो सकता है। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी का आभारी ऋणी हूँ, मेरी कार्यकारिणी का ऋणी हूँ, अभी की और भूतपूर्व कार्यकारिणी की, जिन्होंने दिल खोलकर मेरा हाथ खुला रख के इस कार्य को करने में मेरा सहयोग किया। मैं आप सभी का आभारी हूँ। काम है, कुछ करने हैं। बीच में बात चली थी कि भाई एक नया आश्रम और बनाया जाए। हमने कोशिश भी की, एक ज़मीन भी देखी थी, उसकी कीमत 17 करोड़ रुपए बताई गई। मैं वहाँ भी गया था, चिट्ठी भी दी थी गवर्नमेंट को भी हमें कहीं रियायती दर पे कोई ज़मीन मिल जाए तो हमको दे दी जाए। अभी वो हम सफल नहीं हुए हैं। और इस दौरान भारतवर्ष के कुछ गौड़ बंधु यहाँ आए थे। 14 जून को उन्होंने एक यहाँ हमारे साथ मीटिंग की। थोड़ा मोबाइल आप बंद कर दें। 14 जून 2024 को हम लोग यहीं बैठे थे। उनका एक प्रस्ताव आया था कि साहब अगर ऐसा प्रस्ताव है तो आप एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक आश्रम बनाने के लिए कुछ आगे बढ़े, तो हम सभी अपने अपने क्षेत्रों से इसमें सहयोग करेंगे और इसके लिए आप भूमि देखें, गवर्नमेंट से हम चर्चा करेंगे। थोड़ा लंबा समय लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन ये ट्रस्ट होगा जिसमें जो सहयोग करेगा वही ट्रस्टी होगा। ये किसी पट्टी वट्टी का हक उसमें नहीं था, और पट्टी का हक अब होता नहीं है। जब आप बाहर का आदमी इसमें दिया बहुत दिया, आपको बाहर वाले कहते हैं कि हमारे लिए आप केवल सेवा दे दीजिए, बाकी पैसा हम देते हैं। पट्टी के लोग भी इसमें शामिल होंगे। पूरे भारतवर्ष में कोई भी कहीं से भी हो सकता है। इस दौरान उन्होंने काफ़ी विचार मंथन करने के बाद मुझे आपके अध्यक्ष को उन्होंने राष्ट्रीय संयोजक बनाया। कहा भाई आप एक अस्थायी कार्यकारिणी बना दें और उसके बाद हम अपना कार्य शुरू करें। मैं शीघ्र ही हमारे ऑल इंडिया की एक अस्थायी कार्यकारिणी बनाएंगे, जिसमें मैं करीब 40-42 पदाधिकारी लूँगा। कुछ हमारे राजस्थान से भी होंगे 2-4, बाकी हम कुछ साउथ से, कुछ उत्तराखंड से, कुछ पंजाब से, कुछ हरियाणा से। ऐसे धीरे धीरे 1-1, 2-2, 4-4 हम पदाधिकारी बना के उनको सौंप देंगे। और जब ये सारे ट्रस्ट बन जाएगा, हमने अपने सीए से अप्रोच कर रखा है कि भाई आप एक ट्रस्ट डीड बना दीजिए। जब ट्रस्ट डीड कंप्लीट हो जाएगी हम भेज देंगे आप लोगों को देखने के लिए कि ये ट्रस्ट डीड है। कोई ट्रस्ट का मेंबर बनना चाहता है तो वो संपर्क कर सकता है। फिर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवा के विधिवत कार्य शुरू कर दिया जाए। इसमें कोई शंका नहीं है, ये कार्य होगा 100%। एक और काम रुका पड़ा है, आश्रम का पट्टा बनवाना है। अभी तक दुर्भाग्य से इस आश्रम का पट्टा नहीं है, हम हवा में चल रहे हैं। मैं पिछली बार कोशिश की मैंने, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। लेकिन क्यों चुनाव और वो कई उल्टा सीधा चलता रहा, फिर मेरे दिमाग से उतर गई। लेकिन अब मुझे याद है कि उसका पट्टा अब हमें इसका बनवाना है। और मैं अपना लीगल एडवाइस लेके, या जो भी हमारे वकील साहब हैं, सीए साहब हैं, आपको बड़ी खुशी होगी कि हमारी इस कार्यकारिणी में सभी लोग अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। ये अपने अपने क्षेत्रों के माहिर हैं। मुझे उम्मीद है कि इनके सहयोग से हमारे समाज का कार्य हो जाए। एक और चीज कई दिनों से आई हुई है, हमने इन्वर्टर लगा दिया। ये बताया नहीं मैंने। इसमें हमने क्यों, जब चाहे तो लाइट चली जाती है, ये कार्य हमारा छूट गया था। वो इन्वर्टर भी खरीद के हमने लगा दिया ताकि अगर घंटा 2 घंटा लाइट जाए तो आपको परेशानी नहीं है। लेकिन लंबे समय के लिए जाए
तो जरूर परेशानी होती है। उसके लिए हम कोई दानदाता ढूंढ रहे हैं कि जो यहाँ एक जनरेटर उपलब्ध कर दें ताकि हमारी एक अंतिम कमी है वो पूरी। ये टोटल सब कुछ हमारे आश्रम से संबंधित था। इसके अलावा मैं अपने उन सभी लोगों का, श्रेष्ठ जनों का आभार व्यक्त करूंगा। मैं अपनी ओर से समस्त कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिनके सहयोग से मुझे आश्रम के संपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने दिया। कार्यकारिणी ने मुझे अपने समाज के प्रति उत्तरदायित्वों के निर्वहन में पूरा सहयोग प्रदान किया, जिसके लिए मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। अपने समाज के पूर्वदा और वरिष्ठ सदस्य आदरणीय श्री बंसीलाल जी साहब, केदारमल जी कायला, स्वर्गीय शीतलमल जी विजयचाम, स्वर्गीय भूपत जी कायला, श्री कंवरीलाल जी निगरवाल, श्री श्याम जी गिल्यान, श्री लक्ष्मण जी भरिद्वार, बद्री नारायण जी दरड़ दसनगर, श्री पुखराज जी इंदौरिया, श्री पुखराज जी दरड़, श्री दुर्गादत्त जी कायला, स्वर्गीय हो गए हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, श्री सत्यनारायण जी कायला, श्री कमल कुमार जी मांगोलिया, श्री सूर्य प्रकाश जी दीक्षित, श्री रामेश्वर जी बघेलवाल, श्री कांसीराम जी इंदौरिया, श्री गणपतलाल जी बिहाड़ा, श्री सत्यनारायण जी मारवाड़, श्री पुखराज जी दरड़, श्री सत्यनारायण जी बघेलवाल, श्री भवनलाल गणपतलाल जी दरड़, श्री गौतम चंद जी नागनाम, श्री लक्ष्मीनारायण जी इंदौरिया, श्री गणपतलाल जी निगरवाल, श्री हनुमान प्रसाद जी बघेलवाल, श्री पूनम चंद जी लाटा, श्री सत्यनारायण जी लाटा, श्री भागीरथ जी लाटा, श्री राधेश्याम जी इंदौरिया, श्री चंपालाल जी लाटा, श्री राधेश्याम जी संगोलिया, श्री कालूराम जी भीमानिया, श्री दुर्गा प्रसाद जी इंदौरिया, श्री कुंभाराम जी रामपुरिया, श्री कीर्तन जी दरड़, श्री काशीराम जी रामपुरिया, श्री श्यामलाल जी रामपुरिया, श्री गणपतलाल जी भुकवाड़िया, श्री पवन कुमार जी भुकवाड़िया, श्री जगदीश प्रसाद जी एवं महादेव जी दरड़, स्वर्गीय श्री राम निवास जी दरड़, वासुदेव जी गंगावा, श्री विनोद कुमार जी बघेलवाल, श्री दीपक प्रकाश जी संकोलिया, श्री घनश्याम जी इंदौरिया, श्री देवराज जी इंदौरिया, श्री नंद कुमार जी इंदौरिया, श्री पार्श्व जी इंदौरिया, श्री राम गोपाल जी विजयकांत, श्री जगदीश प्रसाद विजयकांत, श्री घनश्याम जी कलावतिया, श्री विजयराज जी एवं भजन कलावतिया, श्री मांगीलाल जी निगरवाल, श्री शेषकरण जी विज्ञान, श्री हीरालाल जी बिहार, श्री सत्यनारायण जी महर्षि, श्री ओम प्रकाश जी बिहारा, श्री राधेश्याम जी विजयकांत, श्री भगवान प्रसाद जी महर्षि, श्री विष्णु प्रसाद विजयकांत, श्री राम श्याम सुंदर जी इंदौरिया, श्री सुरेश कुमार जी इंदौरिया, श्री सुरेश जी गांगावाल, श्री बाबूलाल जी रामपुरिया, श्री गीता प्रसाद जी निगरवाल, श्री पुखराज जी निगरवाल, श्री ओम प्रकाश जी निगरवाल, श्री रामचंद्र जी निगरवाल, श्री श्यामलाल जी भागीरथ जी निगरवाल, स्वर्गीय श्री नारायणलाल जी मुन्नालाल जी निगरवाल, स्वर्गीय श्री झूमरलाल जी काकोड़िया आदि, और इसके साथ ही मेरे मंत्री जी श्री लालू भाई, इन सबको मैं, और इनके साथ जो नाम इसमें नहीं आए हैं और जिन्होंने समय समय पर इस आश्रम में सहयोग किया, मैं उन सबका हमारे इस कार्यकारिणी की ओर से आश्रम का आभार व्यक्त करता हूँ। उनका नाम क्या था? मैं उनका धन्यवाद। उनका नाम उसका दिया। आपने पैसा नहीं दिया था? पैसा नहीं, सहयोग जो दिया उनका बोला मैं, जिन्होंने सहयोग दिया उनको बोला, उनको बोला। उपरोक्त के अलावा श्री दिनेश कुमार जी गिल्यान, श्री बुद्धराज जी दरड़, ओम प्रकाश जी विजयकांत, श्री रामाकृष्ण जी लाटा, श्री गोविंद प्रसाद जी पटवाड़िया, श्री नंद कुमार जी इंदौरिया, श्री राजेंद्र कुमार जी बबेरवाल, अशोक कुमार जी मारवाल, श्री घनश्याम जी इंदौरिया, श्री जगदीश प्रसाद इंदौरिया, श्री संतपाल जी इंदौरिया का भी मैं हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, जिनके सहयोग के बिना मेरी कार्यकारिणी सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर पा रही थी। इसके साथ ही मुकेश कुमार जी बबेरवाल, घनश्याम जी बावड़िया, आप सभी का, और इसके साथ श्री रामनिवास जी बघेलवाल, नंद किशोर जी भिवाड़, श्री राजराम जी रामपुरिया, श्री चंपालाल जी लाटा, श्री राधेश्याम जी इंदौरिया, श्री घनश्याम जी इंदौरिया मेहता, श्री केदारमल जी कायला, रामचंद्र जी लाटा, सत्यनारायण जी बघेलवाल, अशोक कुमार जी मारवाल, राधेश्याम जी मेहता, श्री श्यामलाल जी गिल्यान, श्री मुनालाल जी बघेलवाल, श्री नरेश कुमार जी गिल्यान, श्री हीरालाल जी बिहार, श्री मानवचंद जी रामपुरिया, डॉक्टर मानवचंद जी रामपुरिया, श्री घनश्याम जी इंदौरिया, श्री राम नारायण जी इंदौरिया, श्री राम स्वरूप जी इंदौरिया, श्री गोविंद प्रसाद जी इंदौरिया का विशेष धन्यवाद। जिन्होंने मुझे हर कदम पर अपना मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान किया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और हृदय से उनसे नमन करता हूँ। उपरोक्त सभी के अलावा मैं कुछ बाहर के लोगों के नाम पढ़ूंगा।
श्री गौड़ श्री श्री सोमलाल जी कांकर, श्री हंसराज जी कांकर, श्री गिरधारी लाल जी कांकर, श्री गिरधारी लाल जी रूपवार, श्री बाबूलाल जी बिलाइकिया, श्री दिनेश कुमार प्रकाश चंद जी गिल्यान आगेवा, श्री प्रकाश चंद जी पूर्व अध्यक्ष आगेवा, श्री मांगीलाल जी बहिंगवा, श्री पारसमल जी गिल, श्री उमेश कुमार जी गिल, श्री मनीष कुमार गोटवालिया, श्री सत्यनारायण जी मामरोलिया, ये सब लोग चुके हैं। श्री सिद्धि प्रसाद संकोड़िया, श्री अशोक कुमार जी बरिंदवाल ये अध्यक्ष हैं बाड़मेर की, श्री भवानी शंकर जी बरिंदवाल वायतु, वहाँ पर श्री जगदीश प्रसाद जी बरिंदवाल, श्रीमती मंजू देवी गौड़, श्री विजय प्रकाश गौड़ जादव, श्री श्री राम जी रामपुरिया बाड़मेर, श्री राधेश्याम जी गौड़ सातनगर हैदराबाद, श्री खेमराज जी गौड़ गावड़ी चेन्नई, श्री बीपी जोशी साहब हैदराबाद, श्री बीएन शर्मा साहब अध्यक्ष चेन्नई, जिन्होंने हमें अभी 5 लाख का चेक दिया था और उन्होंने ये कहा था कि भाई जब जरूरत पड़ेगी तो आपको 50 लाख रुपए की व्यवस्था इधर उधर से कर दो। उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। श्री हरीश चंद्र छत्तीसगढ़ जोधपुर, श्री बाबूलाल जी कांकर चेन्नई, श्री सज्जन लाल जी गौड़ चेन्नई, श्री मुकेश कुमार जी गिल्यान अध्यक्ष अजमेर, श्री बाबूलाल जी कांकर जोधपुर और श्री कृष्ण गोपाल की जोधपुर। इसके अलावा राष्ट्रीय श्री बीएल शर्मा जो अंबुजा सीमेंट में बड़े पदाधिकारी हैं, अशोक कुमार जी गौड़ भगवानपुरा साइड पुलिस में है, कहीं जयपुर या दिल्ली में नहीं जाता है, श्री बालाराम जी मैसी, श्री भागीरथ जी गौड़ रामावा, श्री भवनलाल जी मार से आजाद चेन्नई, श्री चंदन कुमार जी बरिंदवाल 5 लाख, ओम प्रकाश जी मैसी इंदौर, श्री जयचंद्र प्रसाद गौड़ इंदौर, श्री गंगाराम जी गौड़ कुशापुरा, श्री हरगोविंद जी गौड़ अध्यक्ष जयपुर, गौरीशंकर जी गौड़ नागौर, मनोज कुमार गौड़ नागौर, श्री जगदीश प्रसाद गौड़ पूर्व अध्यक्ष केताराम, श्री सुरेश कुमार गौड़ सिंवाल शिमला, श्री ओम प्रकाश जी गौड़ जालना, श्री नटवर जी गौड़ रायपुर, श्री नथराम जी गौड़ बिटिया, श्री प्रदीप जी शर्मा सीआई जोधपुर जो आजकल शायद चौक चले गए हैं, श्री शिव नारायण जी सत्यनारायण जी लाटा पालड़ी कला, स्वर्गीय श्री हेमराज जी इंदौरिया तेरा, श्री अरविंद जी गौड़ हैदराबाद, श्री दामोदर जी सूरत, श्री अशोक कुमार जी गौड़ सोलापुर, श्री विष्णुदत्त जी सिवाल, श्री मुकेश जी बबेवाल, श्री क्रांति प्रसाद जी यादगिरी, श्रीमती चंद्रिका शर्मा पाली, श्री गोविंद राम जी मार्शल छात्री, श्री कैलाश चंद्र जी गौड़ पीपाड़, श्री कृष्णलाल जी इंदौरिया 5 लाख, स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी गौड़ 5 लाख, नंद किशोर जी आसियान कुचेरा, चंपालाल जी, सुरेश कुमार जी मैसी जाट, प्रोफेसर गिल, श्री रमेश चंद्र कांचोलिया जयपुर, श्री रामाकृष्ण जी गौड़ साथी, श्री सत्यनारायण जी, श्री रमेश कुमार जी संकोलिया जोधपुर, श्री रविंद्र जी नागरा ब्यावर, श्री गोविंद प्रसाद जी पंड्या जिला अध्यक्ष अजमेर का विशेष रूप से आदर और सम्मान करती है, उनका आभार व्यक्त करती है, उनका हमेशा हमें सहयोग दिया। इसके अलावा जिन्होंने आश्रम के जीर्णोद्धार और विस्तार में खुले हृदय से अपना आर्थिक एवं अन्य प्रकार का सहयोग प्रदान किया, मैं उनका आभारी हूँ तथा उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। श्री गजेंद्र कुमार इंदौरिया व्यवस्थापक आश्रम अखिल भारतीय श्री आदिपुर आश्रम, इनका धन्यवाद विशेष रूप से ये सभा करती है कि 24 घंटे अपनी सेवा आश्रम आने वालों को देते हैं और अच्छे भाव से देते हैं। अभी तक पिछले करीब 3.25 साल मुझे हो गए, कभी कोई शिकायत इनसे नहीं मिली, ना ही मुझे किसी कस्टमर से मिली। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उनकी सेवाएं निरंतर हमें मिलती रहे और वो हमारे आश्रम की अच्छाई को आगे बढ़ाते रहे। हाँ, अगर मैं अति विशेष रूप से हमारे आश्रम के विधि सलाहकार गौड़ श्री विनोद कुमार जी बबेरवाल आलनेवास और हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री गजेंद्र कुमार इंदौरिया को उनके द्वारा प्रदत्त निःशुल्क व्यावसायिक सेवा के लिए विशेष